Good morning, students. My name is Vashni Kasaudan, and I am here to discuss with you the book named Indian Classical Literature, published by Thakur Publication. This book is mainly for the students of Bihar University who have just started their bachelor's course, and it is based on the latest NEP syllabus. So, without further ado, let's start with our book. Okay. So, the first unit of the book is Kalidas's Abhigyanam Shakuntalam. But before discussing the drama, let's have a brief discussion about the topics like Indian aesthetics, Indian classical drama, its elements, its history and so on. So हमारी जो पहली यूनिट है वो है अभिज्ञानम शकुंतलम, जिसे कालिदास जी ने लिखा है. बट ड्रामा स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हैं इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन क्लासिकल ड्रामा, उसकी हिस्ट्री, उसके एलिमेंट्स एंड बाकी सारी चीजें. सो इंडियन क्लासिकल ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं कि ये हम मानते हैं, हम जानते हैं कि ये वैदिक पीरियड से हुई. एंड हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स देखने को मिल गए थे. कहाँ पे? वेद में मिल गए थे. जो हाइम्स थी वेद में, वो डायलॉग फॉर्मेशन में थी. जो सेरेमनीज थी, जो ट्रेडिशंस वेद में मेंशन किए गए हैं, वो ड्रामा के फॉर्म में थे. एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं जो कहूंगी वो है दुर्गा सरस्वती. उसमें जो उसका फर्स्ट चैप्टर है, ज्यादा नहीं, फर्स्ट चैप्टर ही आप देखिए. फर्स्ट चैप्टर जो है, इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड शिव एंड गॉडेस दुर्गा. सो वो प्रॉपर उनका डिस्कशन है. एंड इसके अलावा जो हमें मेंशनिंग मिलती है वो है महाभारत में. एंड क्या मेंशनिंग मिल जा रही है कि देयर आर पीपल हु परफॉर्म्ड ड्रामा ऑन स्टेज, एंड उन्हें जो है नट कहा जाता था. ठीक है. एंड द ओल्डेस्ट बुक फॉर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर इज नटशास्त्र, जिसे भरत मुनि ने 5th सेंचुरी में लिखा था. अब हम किसी टॉपिक के बारे में बात करें एंड उसके क्रिटिक्स के बारे में बात ना हो तो कुछ अधूरा रह जाएगा. तो अब देखते हैं क्रिटिक्स का क्या कहना है. तो सबसे पहले आए, या सबसे बड़ा नाम जो हमें देखने को मिला वो था वेबर का. एंड इन्होंने कहा कि ग्रीक लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर जो है ये दोनों एक ही चीज है. एंड उन्होंने इसके 3 पॉइंट्स दिए. कौन कौन से थे? द यूजेस ऑफ कोरस, द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक कैरेक्टर्स एंड द डिविजन ऑफ प्लेस एंड एक्ट सीन्स. सो वेबर ने कहा, मैक्स वेबर ने कहा कि ग्रीक और इंडियन में जो है तीन सिमिलैरिटीज हैं. पहला कि दोनों में ही गाने बताए जा रहे हैं या गाने बजाए जा रहे हैं. एंड दूसरा हो जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक कैरेक्टर्स हो रहा है. अब स्टॉक कैरेक्टर्स क्या है? ये वो कैरेक्टर्स हैं जो स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स हैं. लाइक अगर एक लड़का है तो लड़के के जितने कैरेक्टर्स होने चाहिए वो हमारे उस कैरेक्टर में होंगे. एंड उसके बाद उसका डेवलपमेंट शो किया गया है. एंड जो लास्ट था वो था कि प्ले को जो है, ड्रामा को जो है, उन्होंने एक्ट या सीन में डिवाइड किया था. अब डिफरेंसेस की बात हो गई है, सॉरी सिमिलैरिटीज की बात हो गई, तो डिफरेंसेस की भी बात कर लेते हैं. इंडियन और ग्रीक्स में जो डिफरेंस रहा है, सबसे पहला था कि भाई इंडिया में हमें ट्रेजेडी देखने को नहीं मिलती. हम लोग ट्रेजेडी के बारे में बात ही नहीं करते. अब बट ग्रीक्स में जो है, आप कोई भी उनका लिटरेचर उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए उनके टाइम की, जैसे सिसिफस हो गया या ओडिसीज हो गया, तो इसमें आपको ट्रेजेडी देखने को मिल जाएगी. इसके अलावा जो रहा है कि ग्रीक्स जो है वो 3 सेक्शंस में बात करते हैं. फर्स्ट इज टाइम, देन इज लोकेशन, लास्ट इज एक्शन. सो टाइम की अगर हम बात करते हैं, टाइम उसी कंटेम्प्रेरी टाइम में होगा, बट चीजें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में रहेंगी. लोकेशन की बात करें तो हर चीज जो हो रही होगी वो ग्रीक में ही हो रही होगी. इवन अगर वो गॉड की भी बात कर रहे होंगे तो वो ग्रीक में ही कर रहे होंगे या ग्रीस के आसपास ही कर रहे होंगे. एक्शन ज्यादा है नहीं, अगर है भी तो वो गॉडेसेस के बीच में है, या फाइट सीन्स जो है वो गॉड या डेमी गॉड्स के बीच में हो रही हैं. वेरएज अगर हम इंडियन ड्रामा की बात करते हैं तो जो एक्शन रहा है वो अर्थली से हेवनली रहा है. मतलब हम हमेशा जो है वो अर्थ से या पृथ्वी से किसी दूसरे लोक के बारे में बात करते हैं, जैसे इंद्रलोक हो गया या हमारा विष्णु लोक हो गया या कोई और लोक हो गया. ठीक है. नेक्स्ट चीज जो हमें देखने को मिली इंडिया में वो थी कि हमारे यहाँ चीजें बहुत ही लॉन्ग पीरियड में हो रही हैं. अगर देवताओं और दानव के बीच का युद्ध हुआ है वो सदियों तक चला है, आसानी से खत्म नहीं हुआ है. इसके अलावा जो डिफरेंस रहा है वो ये था कि हम लोग इंडियंस में बहुत ज्यादा सॉन्ग्स और डांस का यूज हुआ है. ग्रीक्स में भी हुआ है पर बहुत कम हुआ है, बट इंडिया में उसे बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे यूज किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है, उसमें जो फिगर्स रहे हैं ग्रीक्स में वो ह्यूमंस भी रहे हैं और भी कैरेक्टर्स रहे हैं. बट इंडिया में मेन जो फोकस रहा है वो हमेशा गॉड गॉडेसेस पे रहा है या किसी और सुपरनैचुरल बीइंग पे रहा है, जो कि एक एडिशनल एलिमेंट हमें दे देता है. ठीक है.
इसके इसके अलावा अगर जब हम बात करते हैं तो कुछ स्कॉलर्स का कहना था इंडियन ड्रामा जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है बुद्धिज्म या जैनिज्म से। दोनों ही रिलीजन इंडिया में रहे हैं, हो सकता है इन्फ्लुएंस रहा हो। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिला वो था शिल्पपट्टिकरम, जो कि एक तमिल एपिक है। सो अभी हम कंक्लूसिव वे में कह सकते हैं कि इंडियन क्लासिकल ड्रामा जो है वो 3 ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस रहा है, जो कि है हमारा ग्रीक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा संस्कृत ड्रामा। तो संस्कृत ड्रामा ये इंडियन क्लासिकल ड्रामा का सबसे फेमस सेक्शन रहा है। ठीक है, अभी भी है। एंड इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है पर्पस, कि भाई ड्रामा लिख क्यों रहे हो। तो पर्पस क्या हो गया, सबसे पहला हो गया कि भाई टीच करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि चीजें कैसे की जा सकती हैं, सही क्या है गलत क्या है। दूसरा है वेल्थ के लिए, कि भाई पैसे के लिए कर लेते हैं चीजें। नेक्स्ट है जस्टिस के लिए, कि लोगों को न्याय के बारे में चीजें पता चले। नेक्स्ट आ जाता है स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए, कि लोगों को जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हो एंड उससे वो जो नॉर्मल चीजें हैं उससे हट के वो भगवान को लेके चीजें सोचें। ये तो एक्स्ट्रा चीजें हो गई। कुछ चीजें जो अभी भी आपको हर लिटरेचर में दिख जाएगी वो है हमारी बेसिक एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर। एंड सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा है वो हर जगह यही रहेगा कि इंडियन ड्रामा में ट्रेजेडी नहीं है। तो इंडियन ड्रामा में नहीं है, संस्कृत ड्रामा में भी नहीं होगी। क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदू कॉस्मोस या हिंदुइज्म में माना जाता है कि हमारी डेथ नहीं होती। तो चीजें खत्म तो तभी होंगी, स्टोरी तभी खत्म होगी जब डेथ होगी। जब डेथ ही नहीं हो रही है तो स्टोरी नहीं खत्म होगी। तो वैसा ही हिंदुइज्म में भी है या हिंदू कॉस्मोस में भी है कि हम लोग साइकिल ऑफ रीबर्थ में मानते हैं, कि भाई आप मरोगे, आप फिर से पैदा हो जाओगे, तो आपकी स्टोरी वो कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो रहता है हमारा रस। रस आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में आपने बहुत इजीली पढ़ा होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्थेटिक सेंटिमेंट्स, यानी कि ऑडियंस जो हमारी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स रह रही है उसे कहेंगे। तो संस्कृत ड्रामा में जो आपको देखने को मिल जाता है वो कौन कौन से रस आपको भाव देखने को मिल जाते हैं, विभाव देखने को मिल जाता है, अनुभव देखने को मिल जाता है, व्यवचारी भाव देखने को मिल जाता है और स्थायी भाव देखने को मिल जाता है। एंड इससे जो हमारी ऑडियंस है, प्ले की जो ऑडियंस है, वो प्ले को ज्यादा डेप्थ में समझ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो आगे है वो है डिफरेंट टाइप्स। सो अभी हमने बात की थी नाट्य शास्त्र की। तो नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग ड्रामा को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज रूपक, देन इज उपरूपक। तो रूपक हो गया हमारा मेजर टाइप एंड उपरूपक हो गया माइनर टाइप। मेजर टाइप के यानी कि रूपक के नट शास्त्र में 10 डिविजन्स दिए गए हैं, 10 टाइप्स बताए गए। इसमें से 2 का डिस्कशन यहाँ किया गया। फर्स्ट इज नाटक, जो नॉर्मल टेल्स होती हैं, हम नॉर्मल प्रेजेंट करते हैं। नाटक तो अभी भी आप लोग देखना चाहें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज प्रकरण, ये फिक्शनल स्टोरीज होती हैं जो कि माइनर कैरेक्टर्स पे बेस की जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा आ जाता है वो है प्लॉट। सो प्लॉट जो है वो 5 ट्रांजेक्शंस या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ओरिजिन, जिसको कहते हैं मुख। उसके बाद आता है हमारा इंसिडेंट, जिसको कहते हैं प्रतिमुख। फिर आता है जर्म, गर्भ। फिर आता है हमारा क्राइसिस, विमर्श एंड लास्ट में आता है कंप्लीशन, निर्वाणा। ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो इसमें ड्रामा कैसे शुरू करना है या ड्रामा की जो स्टार्टिंग होती है, जो उसका सीड डाला जा रहा है, वो आ जाता है हमारा ओरिजिन यानी कि मुख में। इंसिडेंट यानी कि प्रतिमुख, मुख इसमें आ जाता है हमारा वो पार्ट या वो इवेंट जिससे हमारा ड्रामा जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पे जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गर्भ। अब जो पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से क्या एक्शंस लेने हैं, क्या एम्स रहेंगे, वो गर्भ में हमारा सेट हो जाता है। फिर आता है हमारा विमर्श। अब जो भी हमारा एम रहा है, जो भी नेगेटिव एक्शंस हुए हैं, उसको कैसे संभाला जाए, उसको गुड में कैसे कन्वर्ट किया जाए एंड कैसे हम अपना एम यानी कि फल अटेन कर सकते हैं, उसके बारे में बात होती है। लास्ट आता है कंप्लीशन, कि ड्रामा का ये जो आपने पूरा ड्रामा का स्टार्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव इवेंट्स हुए, उसमें आपने अपने एम्स को डिसाइड किया, एम्स अटेन हो गए एंड अल्टीमेटली आप उसको कैसे खत्म करेंगे ड्रामा को, वो आ जाता है हमारा कंप्लीशन यानी कि निर्वाणा में। नेक्स्ट एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये है कि
संस्कृत के जो प्लेज रहे हैं, ड्रामाज रहे हैं, ये बाइलिंगुअल रहे हैं। बाइलिंगुअल मतलब ये संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में रहे। संस्कृत वो कैरेक्टर्स बोल रहे होते थे जो रॉयल होते थे या पंडित होते थे, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो रोल प्ले कर रहा होगा वो संस्कृत बोलेगा, और बाकी जो लोअर क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो प्राकृत भाषा में बात कर रहे होंगे। ठीक है, एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। संस्कृत ड्रामा इज प्राइमरली बाइलिंगुअल एंड संस्कृत इज स्पोकन बाय द मेन कैरेक्टर्स हु वर ब्राह्मण और क्षत्रिय। ठीक है, जो अब इनके अलावा इन दोनों के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहे हैं जो कि संस्कृत भी बोलते थे, प्राकृत भी बोलते थे। वो कौन से कैरेक्टर्स थे? वो कैरेक्टर्स हमारे रहते थे सूत्रधार, डायरेक्टर, नायक, हीरो, नायिका, हीरोइन एंड विदूषक। ये कैरेक्टर्स दोनों भाषाओं में बात करते थे। ठीक है, एंड इसके अलावा बाकी जितने कैरेक्टर्स हो गए, जितने लोअर कैरेक्टर्स हो गए या माइनर कैरेक्टर्स हो गए, वो सब हिंदी में बोलते थे या प्राकृत में बोलते थे। सोल्जर, सर्वेंट्स, विमेन, चिल्ड्रन, ये सब प्राकृत भाषा में बात करते थे। अब इसके अलावा जो चीज नाट्य शास्त्र में मेंशन थी वो थी कि इसको देखने के लिए, संस्कृत ड्रामास को देखने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। ठीक है, वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा, संस्कृत में एफ्लुएंट होना पड़ेगा, आपको संस्कृत अच्छे से समझ आनी चाहिए, वरना आप प्ले नहीं देख सकते। सेकेंड कैरेक्टर जो उन्होंने कहा कि ऑडियंस में होना चाहिए वो था कि ऑडियंस जितने भी क्लासेस की है, 4 क्लासेस थे उस टाइम पे, जितने भी क्लासेस की हैं वो सब एक साथ देख सकती हैं, बट उनका अलग अलग सेगमेंट रहना चाहिए, अलग अलग सेक्टर रहना चाहिए। So ये रहा, the audience was mostly composed of affluent higher classes individual from the royal family and other aristocrats as well as Brahman and Kshatriya. According to Natya Shastra, the ideal spectators must be educated noblemen as well as all 4 castes can see a play if they are seated separately. ओके, इसके अलावा एक कंपैरिजन जो हमें और देखने को मिलता है वो है संस्कृत ड्रामा और यूरोपियन ड्रामा के बीच में। सो यूरोपियन ड्रामा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूल था, काफी टाइम तक था, वो ये था कि फीमेल कैरेक्टर्स को भी मेल रिप्रेजेंट करेंगे, मेल कैरेक्टर्स ही हर चीज करेंगे, जो मेल हैं पूरी तरीके से रहेंगे, फीमेल कोई रोल नहीं प्ले कर सकता। बट संस्कृत में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं रहा है, विमेन ने भी प्ले में पार्ट लिया है, उन्होंने भी चीजें की हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है द संस्कृत ट्रेडिशंस डिड नॉट हैव सच प्रोहिबिशंस एंड ड्रामा माइट बी प्रेजेंटेड बाय मेल अलोन, women alone, or a combination of both depending upon the narratives. narratives के हिसाब से दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते थे। ठीक है, लास्ट आता है कि मेजर ड्रॉबैक का क्या रहा है संस्कृत का। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है वो था लिंग्विस्टिक बैरियर, कि भाई संस्कृत ड्रामा देखने के लिए आपको पहले संस्कृत आनी चाहिए। लाइक अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश प्लेस कुछ नहीं समझ में आए। सेम यहाँ पे भी था कि लिंग्विस्टिक बैरियर था कि संस्कृत नहीं आती तो भाई संस्कृत नहीं समझ में आएगी। नेक्स्ट था रूल ऑफ ड्रामेटरी। इसमें क्या हो जाता है कि जो ड्रामा के रूल्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, एंड बहुत हद तक संस्कृत जो है वो रही है काफी टाइम तक पॉपुलर फॉर्म, बट अब बहुत कम हो गई है, बहुत कम लोग देखते हैं। बट कुछ प्ले राइटर्स हैं जैसे कि मनमोहन आचार्य, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, इन लोगों ने अभी भी संस्कृत ड्रामा, संस्कृत प्लेस को इंडिया में बना के रखा है। अभी तक हम लोगों ने बात की संस्कृत लिटरेचर के, क्लासिकल लिटरेचर के एलिमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि उनको कौन कौन लिखता था या प्ले राइटर्स के नाम क्या आ जाएंगे। तो इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहे हैं वो रहेंगे हमारे सुधाकर, भाषा, भावभूति, हर्ष, कालिदास। इन सब पे और भी बहुत सारे हैं, बट उन पे डिस्कशन आपका डिटेल आपके कोर्स में है, वो डिटेल में होता रहेगा। बट अभी जानते हैं कि इन्हें अभी तक क्यों पढ़ा जा रहा है। तो इन्हें पढ़ा जा रहा है इनकी लिटरेरी प्रोफिशिएंसी की वजह से। इन्होंने चीजों को अपने ड्रामा में इतने अच्छे से दिखाया है एंड हम उसको अभी भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। सोचिए, आज से 1500 साल पुरानी किताब, 2000 साल पुरानी किताब, और हम उसको अभी भी करंट सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है, काफी उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो है भाषा। इनके बारे में हमें 1909 से पहले पता नहीं था। इनके बारे में हमें पता चला है पंडित आनंद अलवर जी की वजह से, जिन्होंने
इनकी फर्स्ट बुक स्वप्न वासव दत्ता ढूंढ के निकाली थी, विजन ऑफ वासव दत्ता, ठीक है। एंड फिर इनके इसके 4 साल बाद 1913 में हमें टी गणपति शास्त्री जी ने इनकी 13 बुक्स को, ड्रामास को त्रिवंतपुरम की एक लाइब्रेरी से ढूंढ के निकाला, ठीक है। एंड यहाँ पे इनकी स्टोरी के बारे में, स्वप्न वासव दत्ता की जो पूरी स्टोरी है उसके बारे में दिया गया है। तो इट इज अ स्टोरी अबाउट किंग उद्यान जिन्हें चूज करना पड़ गया था लव और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के बीच में, ठीक है। वासव दत्ता जो है वो इनकी बिलवर्ड थी, इनकी लवर थी, एंड प्रिंस पद्मावती जो थी वो नेबरिंग किंग की डॉटर थी, ठीक है। सो इस ड्रामा में आपको रोमांस और पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। भाषा के बारे में बात करते हैं तो भाषा यूजुअली 1 एक्ट प्लेस को लिखते थे, मोनोलॉग्स को लिखते थे, एंड ये ब्रीफ प्लेस लिखते थे। ट्रेडिशनली ब्रीफ प्लेस जो होते हैं, शॉर्ट प्लेस जो होते हैं, उनको लिखते थे। एंड इन्होंने जो है भाषा ने कभी भी नट शास्त्र के जो रूल्स थे उनको ज्यादा कुछ खास माना नहीं। कुछ इनके स्पेशल रूल्स थे जिनको इन्होंने माना है, वो थे इनके कि ये स्टेज पे वायलेंस को दिखाने से रोकते थे खुद को, कि स्टेज पे कम से कम वायलेंस दिखाया जाए। एंड नेक्स्ट चीज जो इन्होंने ऐड की वो ये थी कि इन्होंने ट्रैजिक एलिमेंट्स ऐड करने शुरू किए। इन्होंने ड्रामेटिक जो रूल्स थे पूरी तरीके से उसको तोड़ दिया। एंड पहली बार हमें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में ट्रेजेडी देखने को मिली। एंड वो हमें देखने को मिली 2 ड्रामास में। पहला था उरभंग, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ द थाइस, एंड कर्णभार, कर्ण's टास्क। उरभंग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि भाई थाइस किसके तोड़े गए थे, तो महाभारत में दुर्योधन के थाइस तोड़े गए थे। एंड कर्णभार, कर्ण से भी आपको समझ में आ रहा है कि महाभारत में कर्ण थे। सो महाभारत में इन दोनों को विलन की तरह दिखाया गया था, बट इन्होंने अपने इन दोनों ड्रामाज में मेन कैरेक्टर के फॉर्म में दिखाया है। एंड इन कैरेक्टर्स की डिफरेंट पर्सनालिटीज को दिखाया है, जिससे जो ऑडियंस है वो सिंपैथेटिक फील कर सके। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ड्रामा का मेन मोटिव होता है रस, की ऑडियंस को रस महसूस हो। तो यहाँ पे जो है सिंपैथेटिक फीलिंग ऑडियंस के मन में आई। अब इनके इस बिहेवियर की वजह से कि ये ट्रेडिशंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, कई क्रिटिक्स का मानना ये रहा कि भाषा जो है वो भरत मुनि के पहले थे। जब उन्होंने अपनी बुक लिखी नटशास्त्र, उससे पहले से थे। वहीं पे कुछ का कहना है कि भैया ये इतने एक्सपेरिमेंटल रहे हैं ये, कि इन्होंने रूल्स को तोड़ना सही समझा, कि नई चीजें करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, जब तक करेंगे नहीं तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो है सुधाकर। ये आपके कोर्स में भी है, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि इनको माना जाता है कि ये एक पोएट किंग थे, मतलब ये राजा भी थे और इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं। कहाँ के राजा थे ये? उज्जैन के थे। कौन सी सेंचुरी में थे? 2nd सेंचुरी में थे। एंड इनकी जो सबसे फेमस बुक रही है वो है मृच्छकटिका, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। मृच्छकटिका जो है वो चारुदत्तम, ये भाषा ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? ये भाषा ने लिखी थी, पर भाषा कभी इसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो मृच्छकटिकम जो है ये भाषा की बुक का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा के दिखाया गया है, ठीक है। अब मृच्छकटिका में क्या है? इसमें स्टोरी है चारुदत्ता जो कि एक ब्राह्मण मर्चेंट थे, एंड वसंत सेन की। अब इन दोनों के बीच में एक अगेन लव स्टोरी है, तो एक थर्ड कैरेक्टर भी आएगा। तो एक थर्ड कैरेक्टर आ जाता है, एक जेलस सूटर आ जाता है वसंत सेन का, ठीक है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट इन द एंड ये दोनों साथ हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ और इनकी राइटिंग्स पे देखें तो पद्म प्रभिक्ता इनकी एक बुक रही है। एंड फिर से सुधाकर ने भाषा की एक और बुक ले ली, विनय वासव दत्ता। वासव दत्ता कुछ याद आया? इससे पहले था वासव दत्ता, भाषा ने लिखी थी स्वप्न वासव दत्ता, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भावभूति की तरफ। तो भावभूति जो है इनका कहा जाता है कि ये पोएट रहे हैं किंग यशोवर्मन के कोर्ट में, ठीक है। एंड कौन सी सेंचुरी में थे? 8th सेंचुरी में थे। इन्होंने जितने भी अपने ड्रामास लिखे हैं वो सारे रामायण पे बेस करके लिखे हैं, ठीक है। रामायण पे बेस करके लिखे हैं। एंड 2 इनकी सबसे ज्यादा फेमस जो रही हैं, पहली रही है महावीर चरित एंड दूसरी रही है उत्तम चरित। महावीर चरित द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द ग्रेट हीरो,
ठीक है। एंड उत्तम चरित द लेटर हिस्ट्री ऑफ रामा, लॉर्ड राम। तो फर्स्ट वाले में महावीर में इन्होंने लॉर्ड राम के जो अर्लियर स्टेजेस थे लाइफ के उसको डिस्कस कर दिया है, एंड उत्तम चरित में इन्होंने जो उनके लेटर लाइफ के पार्ट्स थे वो डिस्कस किए हैं। उत्तम चरित का जो पूरा सेक्शन है वो आप रामायण उत्तरकांड में देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही ड्रामास जो हैं वो 7 एक्ट में है, ठीक है, एंड ये नाटक फॉर्मेशन में लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी और राइटिंग के बारे में बात करें तो मालती माधव, मालती एंड माधव, ठीक है। ये स्टोरी है मालती और माधव की, जिसमें अगेन लव स्टोरी है मालती माधव की। तो एक अलग से एक थर्ड कैरेक्टर आ जाएगा जिसका नाम है यहाँ पे नंदन। इसके अलावा थोड़ा सा मिक्सअप हुआ है, एक कपल और आ गया था उसके बीच में, बट ये पूरी स्टोरी रेक्टिफाई हुई है किससे, मैजिक की हेल्प से। ओके, इस पूरी बुक में इन्होंने एक खास चीज की थी, इन्होंने विदूषक का कैरेक्टर हटा दिया था। पहली बार कोई ड्रामा था जिसमें जेस्टर नहीं था, तो कॉमेडिक एलिमेंट थे ही नहीं इनके ड्रामा में। इनके ड्रामा में आपको दो मेन फीलिंग्स देखने को मिली। वो थी पहली विभस्त रस यानी कि फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, एंड रुद्र रस फीलिंग ऑफ एंगर। चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन ड्रामा के राइटर कालिदास जी के बारे में, ठीक है। एंड इनके बारे में एक चीज जो हमें नहीं पता है, या हम कह सकते हैं वो ये है कि हमें नहीं पता कि इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। लाइक ये कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, किस सिटी में रहे हैं, किस एनवायरमेंट में रहे हैं, वो हमें एग्जैक्टली कोई डेटा नहीं मिला जिससे हम कह सकें। बट एक चीज जो रही है वो ये है कि हमारे पास इनके एसोसिएशंस और रेफरेंसेस रहे हैं। इनकी राइटिंग्स में जिस चीज के बारे में बात की गई है, जिस एरिया के बारे में बात की गई है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ रहते थे, किस सोसाइटल बैकग्राउंड में रहे हैं, एंड क्या ये एक्चुअली करते थे, ठीक है। एंड एक चीज जो इनकी खास बात रही है वो ये रही है कि इनके मोस्टली जो टॉपिक्स रहे हैं वो गॉड बेस्ड रहे हैं या कोर्टली लाइफ पे बेस्ड रहे हैं। मतलब या तो इन्होंने गॉड्स के बारे में लिखा है या तो राजा राजाओं के बारे में लिखा है, उनसे रिलेट करके लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो बात ये आ जाती है कि अभी मैंने कहा कि हम लोग श्योर नहीं हैं या हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस टाइम पीरियड में थे। तो हमारे पास 3 थ्योरीज आ जाती हैं। सबसे पहली थ्योरी है कि ये कोर्ट पोएट थे अग्निमित्र सुंगा डायनेस्टी से, ठीक है। सुंगा डायनेस्टी के किंग रहे हैं, किंग अग्निमित्र, उनके कोर्ट पोएट रहे हैं ये। एंड ऐसा हम लोग सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो फर्स्ट प्ले थी मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, उसका जो मेन कैरेक्टर उसी का नाम है अग्निमित्रम। तो लोगों का कहना है कि हो सकता है ये किंग अग्निमित्रम के कोर्ट में रहते हो, एंड उन्हीं से रिलेट करके इन्होंने अपना जो मेन कैरेक्टर है वो इन्होंने बना दिया, ठीक है। सेकेंड थ्योरी जो कहती है कि ये उज्जैन के किंग विक्रम आदित्य के कोर्ट में रहे हैं, ठीक है, 1st सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। एंड ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि ये विक्रम आदित्य की इनकी स्टोरीज में बात हुई है, ठीक है। लास्ट थ्योरी जो कहती है वो कहती है कि ना ही ये अग्निमित्रम के साथ रहे हैं, ना ही ये विक्रम आदित्य जी के साथ रहे हैं। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के कोर्ट में, एंड ये 4th-5th सेंचुरी की बात होगी, ठीक है। एंड ऐसा हम लोग सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि भाई इनकी स्टोरी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा रिलेट कर रही है, एंड चंद्रगुप्त सेकंड को ही हम लोगों ने आगे जाके चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के नाम से एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया था, जब उन्होंने अपना वेस्ट इंडिया जो है, हमारा जो वेस्ट इंडिया है, गुजरात का जो साइड है, उसे कॉन्कर करने के लिए वो तैयार हो गए थे, ठीक है। अब ये जो 3 डिफरेंट सेपरेट थ्योरीज आई हैं, इसके अपने अलग एडवांटेजेस रहे हैं, अपने अलग डिसएडवांटेजेस रहे हैं। एडवांटेजेस ये रहे हैं कि हम पूरी तरीके से अलग होके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को छोड़ के हम सिर्फ इनकी राइटिंग्स पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। हमें फोकस किस पे करना है, राइटिंग्स पे, बाकी चीजों को इनके छोड़ दो, वो रिलेटेबल नहीं है। अब इसका ड्रॉबैक क्या आता है कि हमें ये जो हमारे ऑथर है इनके एथोस के बारे में, इनकी फीलिंग्स के बारे में, इनका एग्जैक्टली माइंड ऑफ स्टेट क्या रहा होगा जब ये लिख रहे होंगे ड्रामास, उसको लेके हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें जो देखने को मिलता है वो है कि एक चीज कॉमन रही, वो ये थी कि भाई ये उज्जैन में ही थे। ये सारे जितने तीनों किंग्स की बात की गई है, ये तीनों उज्जैन में रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से चंद्रराजन, ठीक है, ये संस्कृत स्कॉलर हैं,
एंड इन्होंने कई सारे ट्रांसलेशंस जो हैं संस्कृत के किए हैं, ठीक है, संस्कृत स्कॉलर है। एंड इनका कहना था द पोएट डिस्क्राइब्स द टोपोग्राफी ऑफ द विंध्यास एंड मालवा रीजन विथ अ लविंग एग्जैक्टिट्यूड एज इफ लैंडस्केप बाय ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड। इसमें उन्होंने कहा कि कालिदास ने विंध्याचल और मालवा को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि जैसे वो चीज उनके हाथ में ही थी, बहुत इजीली अवेलेबल थी उनके लिए। मालवा की बात करें तो मालवा सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है, करंटली अभी मध्य प्रदेश में। एंड मालवा जो है वो विंध्याचल रेंज से जितनी भी रिवर्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, वो सब विंध्याचल रेंज से निकलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज जो हमें देखने को मिल जाती है वो ये रही कि E.M. फॉस्टर ने कालिदास जी के बारे में लिखा है अपनी बुक 9 जेम्स ऑफ उज्जैन में, ठीक है। एंड इसमें भी उन्होंने यही एक चीज बताई है कि उज्जैन जो है वो सेंटर रहा है किन चीजों का, मैथमेटिक्स का रहा है, साइंस का रहा है, लर्निंग प्लेटफॉर्म का सेंटर रहा है, ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म का। अब लर्निंग प्लेटफॉर्म किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो किसी कल्चर का हो, चाहे वो किसी साइंस का हो, बस लर्निंग प्लेटफॉर्म ये मेन सेंटर रहा है उज्जैन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखने को हमें मिलता है इनके लिटरेरी बैकग्राउंड, यानी कि इनके जो इन्होंने क्या क्या लिखा है, किससे ये इन्फ्लुएंस है। तो जो मेन इन्फ्लुएंस इनका हुआ है, एंड ये इन्फ्लुएंस संस्कृत ड्रामेटिस्ट, इंडियन क्लासिकल राइटर्स के जितने भी हैं सब पे ये इन्फ्लुएंस रहा है। वो हो जाएंगे हमारी एपिक्स, रामायण एंड महाभारत। वेद का भी इन्फ्लुएंस रहा है, बट कालिदास पे इन दोनों का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रहा है, ठीक है। इन्हीं के कैरेक्टर्स को लेके इन्होंने चीजें लिखी हैं। अब बात करते हैं कि मालविका अग्निमित्रम में अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मैम कालिदास इतने ज्यादा फेमस क्यों हैं, वेरस बाकी जो राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स मैंने बताया आपको, कुछ आपके कोर्स में भी हैं, इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, बट कालिदास के बारे में आपने पक्का इंग्लिश में पढ़ा होगा वरना हिंदी में पढ़ा होगा, पर पढ़ा जरूर होगा। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन जो है आपको मालविका अग्निमित्रम में देखने को मिल जाता है, जिसमें कालिदास ने कहा है कि भाषा भले ही पुराने रहे हों, वो पुराने हैं, ठीक है, मैं मानता हूं पुराने हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रेज वर्दी हैं वो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ओल्ड हो, ठीक है, जो ओल्ड हो वो प्रेज वर्दी भी हो और न्यू से ज्यादा हो, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं। जो न्यू है आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है, जो पुराना है आप उसको प्रेज करिए, कोई गलत बात नहीं, पर उनको प्रेज करने के चक्कर में आप जो नया आ रहा है उसको आप डिसमिस नहीं कर सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कालिदास का कहना रहा है, ठीक है, एंड इसी में हंस कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाषा, कालिदास और बाणभट्ट ये तीनों साथ में एक ऐसा ट्रियो बना देते हैं, संस्कृत राइटर्स का एक ऐसा ट्रियो बन जाता है जो कोई एक पॉइंट नहीं है जो इन्होंने नहीं छुआ हो, कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। एंड इसी पे जयदेव का कहना था उनकी बुक प्रश्न राघव में, who will not delight the muse of poetry, the lovely maiden whose laughter is bhasha, the guru of poets, whose sport pleasure is Kalidas, whose cupid is बाना। अब इनका कहना है कि उस किसे मजा नहीं आएगी पोएट्री में, किसे मजा नहीं आएगी पोएट्री में, जिसके पास उसका आप कह सकते हैं प्यार है, लवली मेडन है, या जो भाषा की लवली मेडन है, जिसके पास कालिदास का प्लेजर है, एंड जिसके पास क्यूपिड, अगर आप लोगों ने ग्रीक लिटरेचर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो क्यूपिड जो है वो वहां के कामदेव हैं, ठीक है। सो बाना भट्ट की लव स्टोरीज, इनकी स्टोरीज और कालिदास की स्टोरीज, जो इन तीनों को पढ़ता है उसे पोएट्री से प्यार होगा ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं इनकी राइटिंग्स पे। तो इनकी जो मेन राइटिंग्स रही हैं वो 7 मेन राइटिंग्स रही हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है ऋषु
संगहारम, गैदरिंग ऑफ द सीजन्स, कुमार शांभवम, द बर्थ ऑफ द कुमार, मेघदूत, द क्लाउड्स मैसेंजर, मालविका अग्निमित्रम, इनकी पहली प्ले भी रही है। ठीक, लास्ट आ जाता है हमारा विक्रम उर्वशियम, उर्वशी वॉन बाय वैलर, एंड जो हम अभी पढ़ने वाले हैं लास्ट इनकी प्ले है ये इनका अभिज्ञानम शकुंतलम, एंड इनकी एपिक रघुवंशम। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं अभिज्ञानम शकुंतलम पे। चलिए, ऑथर के बारे में बात हो गई, आपने क्लासिकल ड्रामा भी देख लिया, क्लासिकल लिटरेचर भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे ड्रामा पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत फोकस रखिएगा, क्योंकि है भैया ये एक लव स्टोरी, लव एट फर्स्ट साइट वाली। तो आप अपना स्कूल का टाइम याद कर सकते हो, ज्यादा टाइम तो हुआ भी नहीं होगा, अभी अभी आपने स्कूल क्रॉस किया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लव होता है, लव एट फर्स्ट साइट, उस पर बेस है ये पूरी स्टोरी। ठीक है, किसकी स्टोरी है ये? अभिज्ञानम शकुंतलम। ठीक है, या अभिज्ञान शकुंतला। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। ठीक है, कि शकुंतला को याद करो, पहचानो उसे। अब ये कहाँ से ली गई है? तो मैंने कहा था कि कालिदास जो हैं वो सबसे ज्यादा रामायण और महाभारत से इंस्पायर्ड रहे हैं। तो ये जो स्टोरी ली गई है ये महाभारत से ली गई है। ठीक है, अब महाभारत में ओरिजिनली हुआ ये है कि जो किंग दूषण थे उन्हें याद आती है शकुंतला अपने पैलेस में। ठीक है, ओरिजिनल स्टोरी में उन्हें पैलेस में याद आती हैं, एंड वहीं पे उनको उनके बेटे से भी मिलने को मिल जाता है। बट इस स्टोरी में कालिदास ने थोड़े से एलिमेंट्स चेंज किए हैं, जिससे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी में एक नई फीलिंग लाई। ठीक है, क्या क्या चेंजेस रहे हैं? उन्होंने कर्स को एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, आप अभी जानेंगे स्टोरी में कि क्या होता है। ठीक है, एंड उस कर्स की वजह से काम रस भी इसमें आ जाता है, द फीलिंग और द डिजायर ऑफ लव, ये भी आ जा रहा है। ठीक है, अब लव हो गया। ठीक है, एंड अब इसमें जीत कैसे, प्यार जीतता है, तो प्यार कैसे जीतेगा? कर्स टूटेगा। कहाँ टूटेगा? मार्किक एंड अदिति, ऋषि मारिक और अदिति थी, ये इंद्रदेव के पेरेंट्स रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं पे भी पढ़ा हो या कोई भी आपने रामायण महाभारत जैसे जो हिस्टोरिकल आते हैं, हमारे मिथिकल शोज आते हैं, उनको अगर आपने देखा हुआ तो आपने इन दोनों का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, इनके हर्मिटेज में यानी कि इनके आश्रम में मिलते हैं शकुंतला और दुष्यंत दोबारा। क्लाइमेक्स अभी बता रही हूँ कि वो दोबारा मिलेंगे, ये इनकी कहानी अधूरी नहीं है हम लोग की तरह। ठीक है, इनकी कहानी पूरी हो गई है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी है। ठीक, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होगी हमारे कैरेक्टर से। ठीक है, तो सबसे मेजर कैरेक्टर हमारी हीरोइन यानी कि प्रोटैगनिस्ट शकुंतला से। ठीक है, कौन है शकुंतला? शकुंतला एक ब्यूटीफुल यंग लेडी है, यंग मेडन है। ये किसकी बेटी है? ये अप्सरा, मेनका और ऋषि विश्वामित्र की बेटी है। मेनका और विश्वामित्र से आपको एक और स्टोरी याद आ गई होगी, इंद्र जी ने इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेनका जी को भेजा था, राइट? तो ये वही वाली स्टोरी है, उसी की आगे वाली स्टोरी है ये, उसी की आगे कंटिन्यूएशन है। शकुंतला जो है मेनका और विश्वामित्र की बेटी हो गई। इनके फॉस्टर फादर रहे हैं कनफ, ऋषि कनफ। ठीक है, फॉस्टर मतलब होता है जो आपको अडॉप्ट करके पालते हैं, आप कह सकते हो ये इनके कर्म पिता थे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे हीरो, मेल प्रोटैगनिस्ट किंग दुष्यंत। ये पुरु फैमिली से, पुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हस्तिनापुर इनका कैपिटल रहा है, एंड इन्होंने अपनी रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। ठीक है, एंड इनकी जो मुलाकात होती है शकुंतला से, वो आश्रम हर्मिटेज में हुई है। किसके? ऋषि कनफ के। ठीक है, कनफ की ही बेटी है, वहीं पे रहती थी, वहीं पे इनकी मुलाकात हो गई। एंड उसके बाद इन्होंने सीक्रेटली मैरिज किया था। सीक्रेटली मैरिज को उस टाइम पे गंधर्व विवाह कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा सरदामन। ये इनके बेटे का नाम है, सर्वदामन, सॉरी सर्वदामन, ये इनके बेटे का नाम है। ये पूरे ड्रामा में कहीं नहीं है, सीधा लास्ट फाइनल 7th एक्ट में आएगा। ठीक है, लास्ट एक्ट में है। एंड
पूरे नॉवेल में इसके बारे में बोला गया है, पूरे ड्रामा में बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये जो है इसका बर्थ सिर्फ एक चीज के लिए हुआ है, वो ये है कि ये पूरे जो वर्ल्ड है उसको रूल करेंगे एंड इन्हें जो है भरत नाम से जाना जाएगा, जिसका मतलब होता है सस्टेनर। ठीक है, अब आ जाते हैं शकुंतला के धर्मपिता ऋषि कनव। ठीक है, ये हेड ऑफ द हर्मिटेज थे, मेन हेड थे, इन्हीं का आश्रम था जहाँ पे शकुंतला एंड दुष्यंत मिलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनकी शादी से, बट जब ये देखते हैं, इनके ऋषि हैं तो इनके पास फ्यूचर देखने की शक्ति रहती है, लाइक इनके पास एक सेपरेट विजन रहता है, जिससे वो देखते हैं कि इनका बेटा जो है, शकुंतला का जो बेटा है, वो आगे जाके क्या करेगा, तो वो हैप्पीली अपनी बेटी को विदा कर देते हैं किंग दुष्यंत के पास जाने के लिए। किसके साथ? कुछ संत महात्माओं के साथ भेज देते हैं, इसमें गौतमी भी शामिल रहती हैं। ठीक है, गौतमी भी रहेंगी इनके साथ। नेक्स्ट आते हैं ऋषि दुर्वासा। इनका भी नाम बहुत चला है, आपने अगर रामायण महाभारत देखी होगी तो इनका नाम तो भैया सुना होगा। ये वो ऋषि हैं जो हमेशा गुस्सा रहते थे, हॉट टेम्पर्ड सेज थे, ये हमेशा गुस्सा रहते थे, गुस्से में किसी को भी श्राप दे देते थे। मुझे हमेशा से यही होता था, भाई ये श्राप बहुत दे रहा है इसके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक दिन होता है कि ये आते हैं भिक्षा लेने के लिए, दान लेने के लिए, एंड शकुंतला के पास आते हैं एंड अल्टीमेटली वो थोड़ा खोई रहती है, डे ड्रीमिंग कर रही होती है, तो उस चक्कर में वो इनको भूल जाती, ध्यान नहीं देती इन पे। तो ये श्राप दे देते हैं कि अब तुम्हारा जो पति है वो तुम्हें पूरी तरीके से भूल जाएगा। ठीक है, आगे की स्टोरी में देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऋषि मारिक। तो मैंने इनके बारे में अभी बताया कि ये लॉर्ड इंद्र के, गॉड इंद्र के फादर थे। इनका खुद का एक सेलेस्टियल हर्मिटेज था। सेलेस्टियल मतलब आसमान में था, बाकियों का तो हर्मिटेज जो है वो पृथ्वी पे है, पर इनका आसमान में था, एक सेपरेट लोक था इनका। ठीक है, एंड ये वो है जहां पे इन्हीं के आश्रम में सर्वदामन की जो अपब्रिंगिंग होती है स्टार्टिंग के 7 इयर्स वहीं पे होते हैं। एंड ये वो ऋषि हैं जिन्होंने एंड में, ड्रामा के एंड में शकुंतला और दुष्यंत को बताया था कि श्राप की वजह से तुम लोग अलग हो गए थे, तुम लोगों की गलती नहीं है, एक दूसरे को माफ कर दो। मेजर कैरेक्टर्स हो गए, माइनर कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला माइनर कैरेक्टर है हमारा मालती का। मालती कौन है? ये चैरिटियर रहेंगे इंद्रदेव के, चैरिटियर रथ चलाने वाला। ठीक है, रथ चालक को बोलते हैं। एंड इन्होंने धमकी दी थी किंग दुष्यंत को कि वहां पे युद्ध चल रहा था, देव दानव का युद्ध, नॉर्मल सी बात है, बहुत चले हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं देव दानव के बीच में। तो एक ऐसा ही युद्ध चल रहा होता है जहां पे इन्हें किंग दुष्यंत की हेल्प चाहिए होती है, बट किंग दुष्यंत जो है वो अपने सेंसेस में नहीं रहते, तो उनको धमकी देते हैं, किससे? विदूषक की लाइफ को ले लूंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स, इन दोनों को मैं साथ में बता रही हूँ। पहली है अनुसुईया, दूसरी है प्रियमवदा। शकुंतला, अनुसुईया और प्रियमवदा, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये तीनों हमेशा साथ में रही हैं। ठीक है, एंड प्रियमवदा और अनुसुईया ने शकुंतला की काफी हेल्प की है, किस चीज में? उसके रोमांस और मैरिज को संभालने में, बनाने में, करने में। ठीक है, स्टार्टिंग में उनका बहुत हेल्प है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर विदूषक का, जिसका नाम है माधवया। ठीक है, गुड नेचर्ड इंसान है, ओवरवेट ब्राह्मण है। ठीक है, किंग दुष्यंत का क्लोज कंपेनियन है। विदूषक, कुछ याद आ रहा हो, जब मैं एलिमेंट्स बता रही थी तो मैंने कहा था कि एक कॉमेडिक एलिमेंट डाला जाता है, कॉमेडिक कैरेक्टर डाला जाता है, जिसका नाम होता है विदूषक। ठीक, ये वही कैरेक्टर है, एंड ये इसलिए है, कॉमेडिक रिलीफ के लिए है, क्योंकि पूरी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी लव स्टोरी तो है ये, बट बीच में सेपरेशन है तो थोड़ी सी सैड भी होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है वैशनाक। ये एक एस्थेटिक, यानी कि एक संत है। ठीक है, ये कनव ऋषि के फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, उनके आश्रम के आसपास का जो फॉरेस्ट है वहां रहते हैं। एंड ये किंग दुष्यंत को, फर्स्ट एक्ट में ही है इनका कैरेक्टर, उसके बाद ज्यादा कैरेक्टर है नहीं इनका। किंग दुष्यंत शिकार पे निकले होते हैं, डियर को मारने वाले होते हैं, तब ये उनको रोकते हैं और ये
इनको वरदान देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि इनका एक बेटा होगा जिसका नाम होगा सर्वदामन। ठीक, इसके आगे इनकी प्रोफेसी पूरी में पूरी डिटेल में आपको बता दूंगी। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है सनुमति का। सनुमति जो है ये एक निम्फ है। ये टर्म एक आप याद कर लीजिए कि अप्सरा को जो है, जितनी जो देवताओं की अप्सरा होती थी उसको निम्फ कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे भी। तो ये एक अप्सरा है, ठीक है, एंड ये फ्रेंड है या सपोर्टर है मेनका की। ये भी एक अप्सरा थी, ये भी एक अप्सरा रही है, एंड अप्सरा को हम लोगों ने निम्फ कहा है, याद रखिएगा। आपको ये यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जब आप ग्रीक पढ़ रहे होगे तब भी आपको देखने को मिलेगा, तो फोकस इस पे रखिएगा, याद रखिएगा टर्म्स। ये किस लिए थी? ये स्पाई कर रही थी किंग दुष्यंत पे। बीच में दोनों लोग अलग अलग हुए हैं, तब ये ध्यान रख रहे थे कि किंग दुष्यंत क्या शकुंतला से सच में प्यार करते हैं या क्या गड़बड़ हुई है, गड़बड़ क्या हो गई, वो देख रही थी। ठीक, मेनका, अप्सरा मेनका, तो शकुंतला की मदर है ये, ठीक है, अप्सरा है ये, एंड इन्हें इंद्र ने भेजा था। किस लिए? एक रॉयल सेज थे, यहाँ पे नाम तो नहीं दिया है पर हमें पता है, विश्वामित्र जी, विश्वामित्र का उनकी तपस्या तोड़ने के लिए। ठीक है, एंड उनकी तपस्या टूटने से जो कंसीव हुआ था, जो बेबी हुआ था, वो थी शकुंतला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं करभाग। ये रॉयल मैसेंजर है, ठीक है, किसका? माइनर कैरेक्टर है, तो याद रखिएगा ये एक माइनर कैरेक्टर है, रॉयल मैसेंजर है, किसका? एक ही तो किंग है हमारे पास, किंग दुष्यंत, तो उनकी कैपिटल से रॉयल मैसेंजर है ये। नेक्स्ट गौतमी, अभी मैंने ऊपर बताया था गौतमी कौन थी, इन कनफ ऋषि के साथ उनके हेर्मिटेज में रहती थी, उनके आश्रम में रहती थी। वहां पे सीनियर फीमेल संत थी ये, एंड ये गई थी शकुंतला के साथ किंग दुष्यंत के पास उनके महल में। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आ जाता है संगगर्भ। ठीक है, ये उन लोगों में से था, मैंने कहा था ना 2-3 लोग साथ में गए थे, तो गौतमी, संगगर्भ, ठीक है, ये दोनों लोग साथ में गए थे शकुंतला के साथ कैपिटल सिटी किंग दुष्यंत से मिलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट माइनर कैरेक्टर जो है वो है चतुरिका का। ये बहुत ही माइनर कैरेक्टर है, सिर्फ एक ही एक्ट में है, एक एक्ट में क्या, एक छोटी सी सीन है उसमें है। ये है वहां की मेड सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट है कोर्ट में। किसके कोर्ट में? किंग दुष्यंत के। ठीक है, नेक्स्ट इज लेडी हंस पादिका। ठीक, ये कौन है? ये किंग दुष्यंत की कैपिटल सिटी में उनके रॉयल पैलेस में गाना गाती थी। ठीक है, एंड एक दिन उन्होंने एक ऐसा गाना गाया था जिसकी वजह से इनके किंग दुष्यंत के अंदर मेलनकली यानी कि सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिमोर्स, वो फीलिंग आ गई थी। ठीक है, या आप कह सकते हो किसी को पाने की एक इच्छा आ गई थी उनके अंदर, बट उस टाइम पे वो भूल चुके थे शकुंतला को, तो वो उन्हें समझ नहीं आता ये फीलिंग किसके लिए आ रही है। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर फिशरमैन का है। ये भी बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, सिर्फ एक ही एक्ट में है। फिशरमैन, मछुआरा। ठीक है, शकुंतला की जो रिंग रहती है वो मिस हो जाती है पानी में, एंड उसे एक फिश खा लेती है। ये बहुत बड़ा की पॉइंट है स्टोरी में, स्टोरी का टर्निंग पॉइंट यहीं पे आता है। हमें लगता है कि अच्छा ठीक है वो जा रही है, अब किंग से मिलेगी, स्टोरी का दी एंड, पर नहीं, पानी में फिश उनकी रिंग खा लेती है। ठीक है, एंड जब वो किंग से मिलने जाती है, किंग उनको नहीं पहचानते, इनके हाथ में रिंग नहीं रहती है, एंड बूम, स्टोरी एक नया टर्न ले लेती है। ठीक है, तो की पॉइंट यही है कि वो जो है रिंग जो है वो फिश की बेली में रहती है, जो कि फिशरमैन के पास आती है। ठीक है, नेक्स्ट है चेम्बरलेन। चेम्बरलेन उस इंसान को कह सकते हैं जो महल में छोटे छोटे सर्वेंट्स होते नहीं, जो बस चीजें देख रहे होते हैं कि वो सही से चल रही हैं या नहीं। ठीक, ये वो है। ठीक है, एंड ये सिर्फ इसका नाम आप देख लीजिए, सुमति नाम है इसका, एंड सिंस ये सिर्फ महल में देख रहा होता है कि चीजें सही से हो रही है या नहीं, तो ये नोटिस करता है किंग दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। ठीक है, कि दोनों के बिहेवियर्स कैसे हैं, साथ सामने होने पे कैसे हैं, एंड अलग होने पे कैसे हैं। ठीक, यही है, एक है जिसे सारी चीजें पता है। इसके अलावा विदूषक को भी पता है, वो तो बेस्ट फ्रेंड है, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताते हैं। ठीक है, विदूषक जो है वो किंग का बेस्ट फ्रेंड है, तो किंग ने अपनी सारी बातें विदूषक को बताई।
लास्ट फाइनल कैरेक्टर आ जाता है डोर कीपर का। डोर कीपर द्वारपाल जो होता है उसको कहते हैं। ये भी एक माइनर कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है, फीमेल अटेंडेंट है। कहाँ के, किसके कोर्ट में? किंग दुष्यंत के कोर्ट में। ठीक है, अब फोकस आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अब शुरू कर रहे हैं हम ड्रामा। पूरा ड्रामा मैं समझाऊंगी, ध्यान से समझाऊंगी। लव स्टोरी है, थोड़ी सैडनेस है, ट्विस्ट टर्न है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमारा ऑथर का हो गया है, यानी कि हमने अपने ड्रामेटिस्ट को डिस्कस कर लिया है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में बात कर ली। अब हम आ रहे हैं ड्रामा पे, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ड्रामा बहुत लंबा है। स्टोरी लव स्टोरी है, सैड भी है, तो हो सकता है आपको अपने एक्स की भी याद आ जाए, तो उसको याद मत करिएगा, स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। एक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? किंग दुष्यंत जो है वो गए हुए हैं शिकार पे, हंटिंग पे निकले हुए हैं। एंड ये हंटिंग करते 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 एक फॉरेस्ट में आ गए हैं। ये एक डेयर को हंट करने ही वाले होते हैं, वहां पे आ जाते हैं, वहशत नासन आ जाते हैं। एंड ये इन्हें रोकते हैं कि ये एक हर्मिटेज एरिया है, लाइक ये एक संत के, एक सेज के प्रोटेक्शन में है। एंड यहाँ आप शिकार नहीं कर सकते, आपको यहाँ शिकार नहीं करना चाहिए। एंड किंग दूषण जो है वो इनकी बात एक बार में मान जाते हैं। वो समझते हैं कि एक किंग का जो है वो रूल होता है, या एक किंग का धर्म होता है। ये एक लाइन आप ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए चाहे तो, कि एक किंग का फर्ज हो जाता है कि वो अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड को हार्म ना करे एंड उनको प्रोटेक्ट करे। ये किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये बात सुनते ही दुष्यंत ने अपने जो उनके पास वेपन्स थे शिकार के लिए, बो एंड एरो, ठीक है, उसको नीचे रख दिया। ठीक है, एंड सिंस राजा दुष्यंत ने उनकी बात इतनी आसानी से मान ली थी, उन्होंने एक प्रोफेसी की। प्रोफेसी भविष्यवाणी को भी कहते हैं, पर यहाँ भी हो जाएगा कि उन्हें एक आशीर्वाद दिया। ठीक है, आशीर्वाद क्या था? बुक की लाइन है ये, मे यू हैव अ सन विथ ऑल योर वर्च्यूज डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। भगवान करे या ऐसा हो कि तुम्हारे पास एक पुत्र हो, ठीक है, जिसके पास तुम्हारी सारी वर्च्यूज हो और वो पूरी दुनिया पे राज करे। ठीक है, एंड इसके बाद जो है इनको सलाह करते हैं कि आप जाइए सेज के आश्रम में। ठीक है, कंसर्व सेज के आश्रम में आप जाइए। एंड यहाँ पे भी किंग ने इजिली उनकी बात मान ली एंड वो चले गए आश्रम। तो आश्रम के जब वो पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे कुछ फीमेल्स जो हैं वो आश्रम से निकलती हुई दिखती हैं एंड आसपास हो जाके जो आसपास के ट्रीज हैं उनको पानी देने वाली होती हैं। अब उन फीमेल्स को देख के किंग जो है वो छुप जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज उन्होंने देखी, एक चैंटिंग साइट उन्होंने देखा। क्या देख लिया उन्होंने? शकुंतला को देख लिया। ठीक है, शकुंतला को देखने के बाद ही वो छुपे। अब शकुंतला के साथ कौन था? उनके साथ थी अनसुया एंड प्रियमवदा। ठीक है, मैंने कहा था ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स यूजुअली साथ में रहती हैं, लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो साथ में ही रहेंगी। ठीक है, तो वो हमेशा साथ में रहती थी। एंड यहाँ पे जब वो पानी डालने जा रही होती है शकुंतला, तो उनका कहना रहता है कि ये ट्रीज जो है मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ एंड वो मुझे सिस्टर्स की तरह लगती है। आगे चलते हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने देखा, जब उन्होंने किंग दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, ही वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड। वो पूरी तरीके से शॉक में थे कि कोई इंसान इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। दुष्यंत इज अमेज्ड टू विटनेस ब्यूटी ऑफ कंसर्व्स डॉटर। एंड ये भी नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर रही है, कुछ ऐसा कर रही है जो आउटस्टैंडिंग है, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ही मीनियल वर्क कर रही है, बहुत ही छोटा सा काम कर रही है, पौधों को पानी डाल रही है, उसमें वो इतनी खूबसूरत लग रही है। एंड यहीं पे इनकी एक फ्रेंड है प्रेमवदा, शकुंतला की। वो शकुंतला को परेशान करने के लिए कह देती है कि तुम मैंगो ट्री को पानी दे रही हो, ऐसा लग रहा है कि मैंगो ट्री की जो है शादी हो गई है एक खूबसूरत वेन से। लताओं को कहते हैं वेन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे स्टोरी में रहता है कि ये तो पूरा जोक चल रहा होता है। अब यहाँ पे शकुंतला का ही मजाक उड़ रहा है। फिर से वो कहती हैं कि तुम जो है बहुत वो उनकी खूबसूरती की तारीफ करती हैं कि तुम बहुत यूथफुल लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। एंड इसी टाइम पे जब वो पानी डाल रही होती हैं, ठीक है, शकुंतला जब पानी डाल रही होती है एंड वहीं पे एक बी होती है, एक मधुमक्खी होती है, वो शकुंतला के आसपास आने लगती है। अब दुष्यंत को कुछ ही मिनट्स, कुछ ही सेकंड्स में
शकुंतला से इतना प्यार हो गया है कि वो जेलस फील करने रहते हैं, एनवियस फील करने रहते हैं उस बी के साथ, ठीक है, कि वो बी दूष्यंत के कंपैरिजन में शकुंतला से ज्यादा पास है। अब ऐसे ही फ्रेंड्स के बीच में मजाक चल ही रहा होता है एंड इसमें कोई कहता है कि ऐसा करते हैं कि यू वांट टू गेट मैरिड, तुम्हें कोई चाहिए एंड तुम्हारी एड के लिए किंग दुष्यंत से हमें हेल्प लेनी चाहिए, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हर्मिटेज को, हमारे फॉरेस्ट को, वो तुम्हारी हेल्प पक्का करेंगे। अब इसी पे जो है किंग थोड़ा झिझकते हैं बट वो जहाँ पे छुपे रहते हैं वहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब उनको देख के शकुंतला जो है वो स्पीचलेस है, एस्टोनिश्ड है, अलार्म्ड है, ठीक है, पूरी तरीके से कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, उन्हें भी वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। अब दुष्यंत आते हैं सामने एंड वो पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ आपके रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में। यहाँ पे वो सच नहीं बताते कि वो एक किंग है, वो बोलते हैं कि मैं मिनिस्टर हूँ, रिलीजियस वेलफेयर का मिनिस्टर हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे ये देखने के लिए कि जो रिलीजियस लाइफ है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही हैं, ठीक है। एंड दुष्यंत जो है वो सबसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं, बट वहीं पे शकुंतला जो है वो शांति से, शी इज सो मेस्मराइज्ड एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत क्लियरली पता चल रहा है दैट शी इज कंप्लीटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स किंग दुष्यंत। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कोई भी आसानी से कह सकता है कि उन्हें किंग दुष्यंत पसंद है, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि किंग दुष्यंत को तो पसंद है बट किंग दुष्यंत थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अब किंग दुष्यंत जो है वो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम चलता था, ठीक है, तो अब भाई लड़की तो पसंद आ गई बट वो क्या मेरे कास्ट की है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ या मुझे एक नए रूल बनाना पड़ेगा या सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, वो ये सब सोच रहे हैं। एंड ये सब सोचते हुए वो पूछते हैं कि एक सेज की बेटी कैसे हो सकती है, तो अंशुया बताती है कि नहीं नहीं, ये इनकी फॉस्टर डॉटर है, गोद लिया है इन्होंने, वो बस उनके पिता है, बायोलॉजिकल पिता शकुंतला के जो है वो है मेनका, अप्सरा मेनका एंड अप्सरा मेनका एंड विश्वामित्र, यहाँ पे भी नहीं गिवन है, मैं लिख दे रही हूँ, मेनका और विश्वामित्र के मित्र के डॉटर रही हैं ये जब गई रहती हैं, मेनका गई रहती हैं विश्वामित्र के पास कि उनकी तपस्या भंग करनी है, ठीक है, उसके रिजल्ट से शकुंतला हुई है। एंड अब इन्हें हो जाता है कि दुष्यंत क्लियर हो जाते हैं कि ये मेरे सोशल क्लास की है, मेरे सेम क्लास की है, एक राजा की बेटी है, ठीक है, एक पंडित की बेटी है, एक प्रॉपर सेज की बेटी है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो वर्च्यूज हैं वो कैसे, ये जानना चाहते हैं कि अब ये क्या जो उनकी हर्मिट वॉइस वाउज हैं जो उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया हुआ है उसके लिए वो सब वो छोड़ के मैरिड लाइफ में रहने के लिए तैयार हैं या नहीं, ठीक है। अब ये सब वो वंडर कर ही रहे होते हैं, फिर उनका ध्यान जाता है कि शकुंतला जो है वो थक चुकी हैं पौधों को पानी दे दे के, तो वो इन्हें अपनी रिंग देते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी इतनी सेवा की, मेरे इतने आप ओपन रहे हैं, आपकी जो हॉस्पिटैलिटी रही है उसके लिए आप ये रिंग रख लीजिए, ठीक है। एंड इस रिंग पे जो है इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है इनका नाम, किंग दुष्यंत उस पे लिखा हुआ है। प्रियमवदा उनसे कहती है कि ये तो किंग ने ही दिया हुआ है, अब जो है इन्हें जाना देना चाहिए। अब शकुंतला तो जाने नहीं देना चाह रही हैं बट वो करती हैं शीशाय, ठीक, तो वो जाने दे देती हैं उन्हें, चीजें देखा जाए आगे कैसे जाएंगी, ठीक है। अब इसी टाइम पे वो जाने ही वाले होते हैं तभी कोई कहता है कि किंग दुष्यंत की जो हंटिंग टीम थी, ठीक है, उनके जो चैरियट्स थे उसकी वजह से जो डियर्स थे वो तो भाग गए हैं बट साथ में एक एलिफेंट था, उसने रैम्पेज मचा दिया है। रैम्पेज जो है वो आप कह सकते हो कि क्योस को कहते हैं कि विलेज में जाके उसने पूरा विलेज जो है वो खराब कर दिया। एंड अब किंग दुष्यंत को लोग ढूंढ रहे हैं कि वो उनकी मदद करें, तो वहां से वो हटके अब चले जाते हैं विलेज के लोगों को बचाने के लिए। एक्ट 2 आ जाता है। एक्ट 2 में किंग जो है वो अपने फ्रेंड विदूषक के साथ है। विदूषक जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि यार तुम्हारी हंटिंग टीम जो है वो बहुत खराब है, मुझे तुम्हारे साथ हंटिंग में आना नहीं पसंद है, बहुत डिफिकल्ट होती है तुम्हारी हंटिंग। एंड दुष्यंत कह रहे हैं कि मैं शकुंतला के अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ एंड इस वजह से मुझे भी हंटिंग कुछ खास अच्छी लग नहीं रही है। तो विदूषक कहते हैं कि किंग भी कंप्लेन कर रहा है एंड वो भी सिर्फ शकुंतला के बारे में सोच रहा है, सो इवन हंटिंग इज मेकिंग हिम सिक ऑल्सो, सो वी शुड स्टॉप।
हमें हंटिंग अब रोक देनी चाहिए, क्योंकि किंग भी जो है वो हंटिंग करना नहीं चाह रहा है एंड वो सिर्फ शकुंतला के बारे में ही सोच रहा है। तो किंग जो है फाइनली इंस्ट्रक्ट कर देते हैं अपने जो उनके साथ उनकी पूरी टीम रहती है कि कोई भी हर्मिटेज के एरिया को डैमेज नहीं करेगा, वहां तक कोई नहीं जाएगा, किसी तरीके का कोई हार्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड इस पे मजाक उड़ाते हुए विदूषक फिर से कहता है, टर्न द पेनिस ग्रोव इनटू द प्लेजर गार्डन। मतलब तुमने एक सूखा जो जंगल था या सूखा एरिया था, उसको तुमने एक खूबसूरत प्लेजरेबल गार्डन बना दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे उन्हें फिर से मिलते हैं, मैसेज आता है, वो लोग अपने गांव अपने महल में वापस जा चुके हैं। यहाँ पे फिर उनके पास ऋषि कनव का मैसेज आता है कि इविल स्पिरिट्स, दानव जो हैं, जो डीमंस हैं, वो वहां पे आश्रम में रोक रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो यज्ञ है, जो पूजाएं हैं, वो सब रुक जाए। तो उनको रोकने के लिए किंग दूष्यंत को बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो ऋषि हैं वो इस समय बाहर हैं, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास वो मंत्र नहीं है। ऋषि ही सारे मंत्र बोलते हैं एंड वो वहां नहीं है, एंड जो लोग हैं उन्हें वो मंत्र नहीं पता है। तो दे नीड किंग दूष्यंत टू प्रोटेक्ट देम। एंड किंग दूष्यंत को मौका मिल जाता है, वो सोच ही रहे हैं कि मैं वापस कैसे जाऊं, एंड उन्हें मौका मिल जाता है शकुंतला के पास जाने का, आश्रम जाके शकुंतला के साथ शकुंतला को जानने का, शकुंतला के साथ टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। वो बस निकलने ही वाले होते हैं, पर तभी उनकी मदर और उनकी क्वीन की तरफ से आ जाता है कि आपके लिए एक रिचुअल किया जा रहा है ताकि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, आपका एक बेटा हो जाए जल्दी से, उसके लिए। अब काफी देर तक तो किंग सोचते हैं, ही पॉन्डर्स, कि क्या मैं अपनी ड्यूटीज निभाऊं और मैं आश्रम चला जाऊं, या फिर मैं अपने पेरेंटहुड के बारे में सोचूं। पर अल्टीमेटली वो विदूषक को कह देते हैं कि तुम पैलेस में जो यज्ञ है उसमें चले जाओ, मैं चला जा रहा हूँ आश्रम शकुंतला के पास, ठीक है। तो विदूषक जो है वो विदूषक को भी समझा देते हैं कि भाई तुम किसी को रूमर्स मत फैलाना, ठीक है, मेरे और शकुंतला के बारे में, एंड जो पूजा है तुम मेरी जगह पे जाके करो, ठीक है। एक्ट 3 आ जाता है। एक्ट 3 में कनव का जो ऋषि कनव का जो असिस्टेंट रहता है, वो शकुंतला और बाकियों को बता रहा होता है कि सिर्फ किंग दूष्यंत का वहां होना ही, यज्ञ के टाइम पे किंग दूष्यंत वहां थे, उनको इतना स्ट्रांग पाके, इतना स्ट्रांग देख के जो ट्रबलसम डीमंस थे वो खुद ब खुद चले गए, उनको लड़ाई करनी ही नहीं पड़ी। एंड तब पता चलता है कि शकुंतला को जो है एक हीट स्ट्रोक हो गया, ठीक है। राजा जो है वो सैड है कि भैया काम तो खत्म हो गया, अब मुझे आश्रम से वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं शकुंतला को अब नहीं देख पाऊंगा, एक आखिरी बार देख लेता हूँ, क्योंकि उससे जो है माई आईज आर इन पैराडाइज, मतलब मेरी आंखों को सुकून मिल जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है, जो फ्रेंड्स हैं शकुंतला के फ्रेंड्स, प्रियंवदा और अनुशिया, ये लोग लोटस लीफ लेके आते हैं एंड वो समझ रहे हैं कि दोनों के बीच में सीन क्या है। लाइक हमसे पहले हमारे फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि हम किससे अट्रैक्टेड हैं, किससे अट्रैक्टेड नहीं है, कौन हमारा क्रश है और कितने लेवल पे है। वैसे ही इन दोनों को भी पता चल गया था कि शकुंतला जो है वो अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो वो मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, एंड इसी टाइम पे दूष्यंत जो है अगेन ये छुप के इन लोगों की बातें सुन रहे हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, लेट्स बेयर इट, ठीक है। वो छुप के बातें सुन रहे हैं एंड वो प्रियवंदा एंड अनुशिया, ये दोनों पूछती हैं कि ये हीट की वजह से तुम्हें हीट स्ट्रोक आया है या ये हार्ट की वजह से। एंड यही सवाल जो है किंग दूष्यंत के भी मन में चल रहा है कि ये जो हीट स्ट्रोक आया है ये हीट की वजह से है, या वो भी मुझसे प्यार करती हैं एंड मैं जाने वाला हूँ इस वजह से वो परेशान, ठीक है। अब तीनों की वो बातें सुन रहे होते हैं शांति से, ठीक है। एंड शकुंतला फाइनली अपने दोस्तों को बताती है कि हाँ, मुझे किंग से प्यार है, बट मैं श्योर नहीं हूं कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूं। तो प्रियंवदा कहती है कि तुम्हें किंग को क्लियरली बता देना चाहिए अपनी फीलिंग्स के बारे में एंड वो समझेंगे, क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया है, ही इज ऑल्सो, ये लाइन आप याद रख सकते हैं, आपके आंसर में हेल्प करेगी। ही इज एज थिन एज शी इज फ्रॉम द लैक ऑफ स्लीप। मतलब जैसे तुम पतली दुबली सी हो गई हो या तुम्हारी तबीयत खराब है क्योंकि तुम नहीं सो पा रही हो, वैसे ही किंग भी नहीं सो पा रहे हैं। तो आइडिया ढूंढते हैं सब लोग कि कैसे किंग को एक्सप्रेस किया जाए। तो प्रियंवदा कहती है कि तुम्हें एक पोयम, लव पोयम लिखनी चाहिए किंग को। शकुंतला अग्री करती है एंड फिर वो अग्री करती है कि चलो ठीक है, मैं पोयम लिख दे रही हूँ। एंड फिर वो एक छोटी सी पोयम कंपोज करती हैं एंड उसे अपने नील्स से लोटस लीफ पे लिखती हैं।
उस टाइम पे पेपर पेन नहीं होता था, पत्तों पे ही लिखा जाता था। तो वो लोटस लीफ पे पोएम लिखती हैं एंड वो अपने अपने फ्रेंड्स को वो पोएम सुना रही होती हैं, लाउडली रीड कर रही होती हैं एंड उसी समय किंग सामने आ जाता है। सो दूषण ने तो पोएम सुन ली है, उनको पता है कि भाई मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बट शकुंतला फिर से वो एम्बैरेस फील करती है, फिर से शाय हो जाती हैं एंड यहीं पे उनके दोनों जो दोस्त हैं, ठीक है, वो समझती हैं कि क्या चल रहा है एंड वो कहती हैं कि एक डियर खो गया है, ठीक है, तुम दोनों साथ में बैठो, एक डियर खो गया है, मैं उसे जरा रास्ता दिखा के आती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चली जाती हैं। शकुंतला बीइंग शाय वो ट्राई करती हैं कि ये दोनों रुक जाएं, बट वो रुकती नहीं, वो चली जाती हैं। अल्टीमेटली किंग उन्हें शांत करते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ एंड ये पहली बार नहीं होगा कि एक प्रिंस और प्रिंसेस जो है वो अपने पेरेंट्स के अप्रूवल के बिना शादी कर लें। मैंने कहा था कि उनका गंधर्व विवाह था, तो वो लोग गंधर्व मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं एक्ट 4 में। एक्ट 4 में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने गंधर्व विवाह कैसे किया, क्या हुआ, ठीक है। एंड एट द एंड ही प्रोमिसेस टू शकुंतला कि मैं जा तो रहा हूँ अपने कैपिटल वापस, बट मैं अपने आदमियों को भेजूंगा तुम्हें लाने के लिए। अब वो चले जाते हैं। शकुंतला जो है वो लोनलीनेस और लव सिक हो जाती है इस टाइम पे, ठीक है। वो बस अपने पति के बारे में सोच रही है, दुष्यंत के बारे में ही सोच रही हैं। एंड एक दिन होता यह है कि वो अपने हट के दरवाजे पे खड़ी होती हैं, बैठी होती हैं एंड उसी समय ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। कैरेक्टर्स में मैंने बताया था कि ये बहुत हॉट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। ये भिक्षा मांगते हैं शकुंतला से, बट शकुंतला जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है थॉट से। किसके थॉट से? किंग के थॉट से, कि वो कब आएंगे। सो अल्टीमेटली क्या होता है, वो भिक्षा मांगते हैं एंड काफी बार इग्नोर होने के बाद वो एंग्री हो जाते हैं, ठीक है। एंड वो श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा पति जो है वो तुम्हें भूल जाएगा। एंड शकुंतला इतनी ज्यादा डे ड्रीमिंग में रहती हैं कि उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उन्हें श्राप मिल गया है। बट अगेन उनकी फ्रेंड्स जो हैं वो उनकी सेफ्टी के लिए आती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आती हैं एंड वो सेज को कन्विंस करती हैं कि जो कर्स है उसका इफेक्ट किसी तरीके से कम कर दिया जाए। शकुंतला को नहीं पता है कि उनका श्राप मिल चुका है, बट इन दोनों को पता है एंड ये सेज को सॉरी बोलती हैं, उनसे माफी मांगती हैं, उनसे बेग करती हैं कि आप उसके जो श्राप है वो वापस ले लीजिए। तो श्राप दे दिया गया है, वापस तो नहीं लिया जा सकता, बट वो कहते हैं कि अगर शकुंतला ने कोई ऑर्नामेंट या कोई भी बिलोंगिंग उनको दिखा दी तो उन्हें याद आ जाएगा कि शकुंतला कौन है, ठीक है। अब डेज पास होते जा रहे हैं एंड ऋषि कनव भी वापस आ चुके हैं, ठीक है। एंड राजा जो है वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि मेरी किसी से शादी भी हुई थी। एंड इसी बीच क्या होता है, ये शकुंतला जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। अब ये सारी बात जो है ऋषि कनव को पता चलती है। कनव को जो है भविष्यवाणी के थ्रू पता चलती है, लाइक गॉड्स उनको बताते हैं, वो पूजा कर रहे हैं एंड गॉड्स उन्हें बचाते हैं। आगे चलते हैं, आगे अब ऋषि वापस आ चुके हैं, वो अग्री करते हैं कि चलिए ठीक है, मैं आपकी शादी से अग्री करता हूँ एंड अब तुम्हें अपने पति के पास वापस चला जाना चाहिए। एंड वो सबको फेयरवेल विश करती हैं, अलविदा कहती हैं एंड वो गौतमी के साथ किंग के पास चली जाती हैं, ठीक है, कोर्ट में। अब कोर्ट में, पैलेस में क्या हो रहा है कि किंग ने एक सॉन्ग सुना है जिसकी वजह से वो किसी को मिस तो कर रहे हैं, बट ही इज नॉट श्योर मैं मिस किसे कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसी टाइम पे उनके पास एक सर्वेंट आता है जो कहता है कि सर आपके पास ऋषि कनव की तरफ से मैसेंजर्स आए हैं एंड एक लेडी आई है। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं एंड इसी टाइम पे ये एक बैड वुमेन फील करती हैं, उनकी आईज फड़फड़ाती हैं उनकी आईज, ठीक है। एंड उसी टाइम पे किंग जो है वो शकुंतला को दूर से देखते हैं एंड वो क्वेश्चन करते हैं, हु इज शी, दिस वेल्ड क्रीचर इनफ, वन शुडंट स्टेयर एट अदर मेन्स वाइफ। तो उनका सिंपल सा है कि पहले तो वो उनकी ब्यूटी देख के शॉक में है एंड फिर उन्हें याद आता है कि ये किसी और की पत्नी है और मुझे किसी और की पत्नी को नहीं देखना चाहिए एंड ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ। फिर जो मैसेंजर्स आए हैं वो बताते हैं कि आपकी इनसे शादी ऑलरेडी हो चुकी है, ये आपकी वाइफ है एंड ऋषि कनव जो है उन्होंने आपकी शादी को मान लिया है एंड अब आपको अपनी कपल ड्यूटीज को पूरा करना चाहिए। दूषण पूरी तरीके से भूल चुके हैं, तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता, आप कह रहे हो कि इससे मेरी शादी हो चुकी है, बट मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है।
अब इस पे पैलेस में आर्ग्यूमेंट्स होने स्टार्ट होते हैं। इसमें शकुंतला के कैरेक्टर पे डाउट किया जाता है दैट शी इज बीइंग अनफेथफुल टू हर हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन है बुक की सीधा, इन द रूइंस ऑफ माई फेथफुल स्पाउस और डिफेमेंट ऑफ अनदर मैन्स वाइफ। अब ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि ये औरत सच में किंग दुष्यंत की वाइफ है या नहीं, तो ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन, क्योंकि इन्हें याद नहीं। तो ये अपने मिनिस्टर से पूछते हैं कि क्या सच में वो औरत मेरी वाइफ हो सकती है, और अगर ऐसा है तो मैं अपने बच्चे को भी हटा रहा हूँ और एक फेथफुल स्पाउस, अपनी फेथफुल वाइफ को भी मैं अपनी जिंदगी से दूर कर रहा हूँ, जो कि गलत है। बट अगर ऐसा नहीं है तो एक रिस्क आ जाता है कि मैं किसी और की वाइफ को अपनी वाइफ बना रहा हूँ, उसकी जो बेइज्जती होगी मुझे वो झेलनी पड़ेगी। एंड इतना सब सुन के कि शकुंतला जब इतना सब सुनती है कि किंग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो वो प्रे करती है कि काश जो है वो ये जो पृथ्वी है वो उन्हें मतलब वो पृथ्वी में समाहित हो जाए। एंड इसी टाइम पे एक निम्फ आ जाती है एंड वो, जब तक ये डिस्कशन चल रहा होता है, वो शकुंतला को लेके आसमान में चली जाती है। अब सब लोग कंफ्यूज हैं। अचानक से कोई बोलता है कि वो औरत जा चुकी है। ठीक है, किंग का कोड नॉर्मल हो चुका है, सीन चेंज हो चुका है, एक्ट 2 आ चुका है, अब एक्ट 6 आ चुका है। एक्ट 6 में स्टार्टिंग की गई है। 2 पुलिसमैन हैं, उन्होंने एक फ्रेशरमैन को पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? क्योंकि उनको लगता है कि उसने किंग की रिंग को चुरा लिया है। उसके पास एक रिंग है जिसपे किंग का नाम लिखा हुआ है, उसने किंग की रिंग चुरा ली है एंड अब उसे सजा मिलेगी। वेरएज जो फिशरमैन है वो कह रहा है कि नहीं, मैंने एक मछली को काटा था एंड उसी में मुझे ये रिंग मिली है। एंड जब तक ये लोग उसको फिशरमैन को परेशान कर रहे होते हैं, तब तक अंदर से चीफ पुलिस आती है। चीफ पुलिसमैन आता है एंड वो कहता है कि नहीं, राजा को याद आ गया है कि ये रिंग जो है वो उन्होंने किसी को दी थी एंड वो रिंग किसकी है। एंड वो अग्री करते हैं कि फिशरमैन की जो स्टोरी है वो सही है एंड इसके लिए फिशरमैन को कंपनसेट किया जाएगा रिंग की वैल्यू के हिसाब से। अब दुष्यंत को पूरी तरीके से याद आ चुका है कि वो रिंग किसकी थी, शकुंतला कौन है, सब कुछ याद आ चुका है। एंड इसी टाइम पे आ जाती है सुमति। सुमति एक निम्फ है, मेनका की फ्रेंड है। ठीक है, एंड ये आई है शकुंतला के लिए देखने के लिए, असिस्ट करने के लिए, किंग दुष्यंत पे नजर रखने के लिए कि वो क्या फील कर रहे हैं शकुंतला के जाने के बाद, उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब वो सैड है कि उन्होंने अपनी वाइफ को रिजेक्ट कर दिया था। जब ये निम्फ वहां पहुंचती है तो वैसे तो ये दुष्यंत पे नजर रखने के लिए आई है। वो देखती है कि कोई भी स्प्रिंग फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे ही 2 यंग गार्डनर्स वहां पे स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले होते हैं, तभी एक चेम्बरलेन आके उनको डाटा शुरू कर देता है। कहता है कि यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने, किंग ने जो है अपनी वाइफ को रिजेक्ट कर दिया है डिल्यूजन में रह के, एंड अब जो है वो रिमोर्स फील कर रहे हैं, इसलिए कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। एंड फिर जब ये निम्फ जो है जाती है राजा दुष्यंत के पास, तो वहां पे वो देखती है कि उनकी तबीयत खराब हो रखी है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ शकुंतला के बारे में ही सोच रहे हैं। एंड वो नोटिस करती है कि जिस तरह शकुंतला वहां पे परेशान है अप्सराओं के पास, वैसे ही दुष्यंत यहाँ पे भी परेशान है। इवन विदूषक जो है वो हंसाने के लिए किंग को कह देता है कि तुम्हें शकुंतला फीवर हो गया है। नॉर्मली हम लोग भी कह देते हैं अपने फ्रेंड्स को। एंड विदूषक जो है वो कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग गार्डन में चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। एंड वो लोग गार्डन में जाके बात ही कर रहे होते हैं, अचानक से जो है वहां पे आ जाते हैं मैथिली। ठीक है, मैथिली इंद्र के चैरियटियर है एंड वो विदूषक को हवा में उठा लेते हैं एंड वो लेके उसको चले जाते हैं। अब दुष्यंत को दिख नहीं रहा कि विदूषक जा कहाँ रहा है, तो वो रैंडमली मारने वाले रहते हैं तीर। बट अचानक से मैथिली उनके सामने आके कहता है कि हम पे जो है अटैक हुआ है डीमंस का, एंड ये अनडिफीटेबल डीमंस है एंड हमें आपकी हेल्प चाहिए। अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो हम आपके फ्रेंड को मार देंगे। ठीक है, तो दुष्यंत अग्री कर जाते हैं कि चलिए ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। एंड
वो जो लड़ाई रहती है, अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चीज़ें जो है बहुत लॉन्ग पीरियड में होती हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में। यहाँ पे जो लड़ाई थी वो 6 साल तक चलती है, ठीक है। 6 साल बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं मैथिली के साथ, तब वो बहुत शांत होते हैं एंड वो अर्थ की पहली बार ब्यूटी देख रहे होते हैं कि अर्थ कितना सुंदर है, ठीक है। एंड उसी टाइम पे उन्हें व्यू मिलता है गोल्डन पीक का। ये एक माउंटेन है जहाँ पे डेमी गॉड्स रहते हैं, जितने भी जो ऋषि हैं, महर्षि जो हैं वो लोग रहते हैं, ठीक है। एंड ये जो मेन है जहाँ से वो लोग गुजर रहे हैं, वो इंद्रदेव के पिता मारिक का आश्रम है, ठीक है। एंड यहीं पे उनकी मुलाकात होती है, वो देखते हैं एक छोटे से बच्चे को, ठीक है, जिसका नाम रहता है सर्वदामन। वो नोटिस करते हैं कि इसकी जो बिहेवियर है, जिस तरीके से ये स्टबर्न है एंड जिस तरीके से ये चीजें कर रहा है, वो बहुत हद तक उनसे मिलता है। एंड बाद में उन्हें पता चलता है कि ये बॉय जो है बहुत ज्यादा नहीं उन्हीं का है, क्योंकि ये पुरु लीनिएज का है एंड इसे जो है वरदान मिला है, या इसे जो है ये आगे जाके पूरी दुनिया पे राज करेगा, ठीक है। एंड इसकी जो माँ है वो एक निम्फ की डॉटर है, सॉरी। तो किंग को पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि ये लड़का जो है मेरा ही बेटा है, ये दूष्यंत की ही मेरा और शकुंतला का ही बेटा है। एंड फाइनली उनको उनकी डिजायर, उनका लव, उनका बेटा, उन्हें सब मिल चुका है। एंड इसी टाइम पे शकुंतला वहां पे आती है एंड वो शकुंतला को देख के फिर से शॉक रह गए हैं, पेल हो गए हैं, ठीक है, पेल हो गए हैं पूरी तरीके से। एंड अब यहाँ पे सीन ये हो गई है कि राजा इतने सालों में इतने ज्यादा बदल गए हैं, युद्ध से वापस आए हैं, कि शकुंतला उन्हें नहीं पहचान पा रही। अब वो हंसने लगते हैं कि भाई पहले मैं अपनी वाइफ को नहीं पहचान पाया, मेरी वाइफ मुझे नहीं पहचान पा रही है। एंड इसी टाइम पे आते हैं मारिक ऋषि आते हैं, जो कि फादर हैं। मारिक वहां पे आ जाते हैं एंड वो दोनों को बताते हैं कि ये बेटा उन्हीं का है एंड उन्हें श्राप मिला था जिसकी वजह से वो भूल गए थे कि दुर्वासा का श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो भूल गए थे कि शकुंतला कौन है, और एंड में शकुंतला भूल गई थी कि दुष्यंत कौन है। बट अब वो दोनों साथ में हैं, उनके पास उनका बेटा है एंड यही बेटा जो है आगे जाके भरत नाम से, सस्टेनर नाम से जाना जाएगा। एंड दोनों अब आशीर्वाद लेके, मारिक ऋषि का आशीर्वाद लेके वो सब लोग अपने वापस पैलेस में चले जाते हैं। एंड आशीर्वाद के रूप में इन्हें एक चीज मिल जाती है कि किंग दूषण जो है वो जो साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड डेथ है वो उससे फ्री हो जाता है। उनको उनकी हीरोइन मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, थीम्स की बात कर लेते हैं। तो थीम जो है, सबसे पहली थीम रहेगी लव एंड रोमांस। वो तो शुरुआत से ही मैं कह रही हूँ, लव स्टोरी है, ठीक है। कर्स सबसे बड़ा कर्स यही था कि वो दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे, ठीक है। रिलीजियस एल्यूजन्स, पूरी जो स्टोरी बेस्ड है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा महाभारत से बेस्ड है, तो पूरा जो है ये रिलीजियस एल्यूजन्स है, ठीक है। सेपरेशन एंड यूनिफिकेशन, स्टार्टिंग से मैं कह रही हूँ दोनों लोग साथ आए, फिर अलग हो गए, फिर साथ आए, तो सेपरेशन एंड यूनिफिकेशन बेस्ड है, यही थीम आपका मेन रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है यूनिट 1 खत्म हो गया है, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी तो पढ़ना होगा। लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर ऐसे ही अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पोस्ट की जाएगी, आप उस पर भी फोकस रखिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।